जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को लेकर। मैक्वारी की बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। मैक्वारी ने चिंता जताई है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के बिजनेस के रिलेटेड। क्या मैक्वारी को लग रहा है, किस बात का मैक्वारी को डर है? मैक्वारी का कहना है ये जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है बहुत ही रैपिड ग्रोथ करी है, लाइक 95%, 100% की ग्रोथ करी है, जिसके कारण आरबीआई इन पर सख्ती कर सकता है, स्क्रूटनी बढ़ा सकता है, जिसके कारण इनका बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ सकता है और प्रॉफिट गिर सकता है। और ऐसा आरबीआई फर्स्ट टाइम नहीं करेगा। ये सेम केस हुआ था 2024 में, जब आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस पर गोल्ड लोन पर नए गोल्ड लोन बांटने पर बैन लगा दिया था, क्योंकि आईआईएफएल फाइनेंस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था, रैपिड ग्रोथ की तरफ भाग रहा था। इस बैन के बाद आईआईएफएल फाइनेंस का गोल्ड लोन का बिजनेस 35% तक गिर गया था और आईआईएफएल फाइनेंस का शेयर लगभग 60% गिर गया था। आप देख सकते हो इस चार्ट में, जिस दिन ये खबर आई थी आईएफएल फाइनेंस का शेयर लगभग 620 रुपए ट्रेड कर रहा था, और खबर आने के बाद 3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगे थे और इसने 380 रुपए का लो लगा दिया था, लगभग 60% नीचे। ये जितनी भी गोल्ड लोन कंपनीज होती हैं, एनबीएफसी कंपनीज होती हैं, इनके रैपिड ग्रोथ करना इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर रैपिड ग्रोथ करेंगे तो इनके एनपीएस बढ़ जाएंगे, प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी, जिसके कारण इनका प्रॉफिट गिर सकता है और शेयर में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को एनपीए का बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि इन्वेस्टर्स को चाहिए जो ये एनबीएफसी कंपनी है बढ़िया लोन बांटे, बढ़िया लोगों को लोन बांटे, जो इनको ईएमआई देते रहें, डिफॉल्ट ना करें। और दूसरा मैक्वारी ने जो चिंता जताई है वो है गोल्ड प्राइस को लेकर वोलेटिलिटी। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में गोल्ड प्राइसेस में बहुत भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जनरली गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाता, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है और ये जनरली 1-2% की हार्डली इसने मूवमेंट आती है एक महीने में, बट पिछले कुछ महीनों में एक एक दिन में इसमें 10-10% का भी मूवमेंट इसने दिखाई है। मैक्वारी को लगता है अगर गोल्ड प्राइसेस यहाँ से गिरते हैं, करेक्ट होते हैं, तो इनके बिजनेस पर बहुत भारी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और मैक्वारी को ऐसा भी लगता है क्योंकि गोल्ड प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके कारण जो रिकवरी है वहाँ पर वो हो सकती है, मतलब गिरावट थोड़ी देखने को मिल सकती है। अब हम मुथूट फाइनेंस का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आया था उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो मुथूट फाइनेंस की सेल्स 58% बढ़ी थी, वहीं अबीटा 78% बढ़ा था, और नेट प्रॉफिट लगभग डबल हो गया था। मतलब ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट डबल होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बट जैसे ही इसका रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट आया था, सबने जो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा कि बहुत बढ़िया रिजल्ट है, उन्होंने ले लिया स्टॉक को, और अगले ही दिन स्टॉक ने लोअर सर्किट लगा दिया था। 10% की गिरावट हुई थी। ये एफएनएन का स्टॉक है, लोअर सर्किट नहीं लगता, बट फिर भी इसमें 10% की गिरावट हुई थी, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, इतनी ज़्यादा गिरावट होना एक लार्ज कैप कंपनी में। गिरावट के कारण समझ लेते हैं वो गिरावट क्यों हुई थी। गिरावट का मेजर जो कारण था वो था इनके रिकवरी गेन से इनको अर्निंग्स में बूस्ट मिला था। आपने देखा होगा इनका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 100% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया था। वो क्यों बढ़ा था? क्योंकि इनके जो लोगों ने लोन्स डिफॉल्ट किए थे वो इन्होंने रिकवर कर लिए। ये लोन रिकवर हुए क्यों, उसका मेजर कारण था गोल्ड प्राइसेस का बढ़ना। जो लोगों ने डिफॉल्ट किया था लोन, उनको पता चल गया कि गोल्ड के इतने ज़्यादा प्राइसेस हो गए, तो उनको लगा कि ऐसे डिफॉल्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसे ईएमआई देकर अगर अपना लोन ले दे तो भी उनको प्रॉफिट ही है। उन्होंने अपना ईएमआई देके वो गोल्ड का लोन छुड़ा लिया, जिसके कारण इनके एनपीएस कम हुए, प्रोविजनिंग कम हुई और प्रॉफिट बढ़ गया। ये मेजर कारण था, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर गोल्ड के प्राइसेस ना बढ़ते तो इनके डिफॉल्ट, बहुत सारे लोग डिफॉल्ट करते, जिनके कारण इनकी अर्निंग्स कम हो सकती थी। और दूसरा कारण था इनके जो मार्जिन्स, कोर मार्जिन्स पे प्रेशर आया था, और इनके एक्टिव कस्टमर में ग्रोथ होने में भी स्लो डाउन देखा गया था। और लास्ट कारण तो प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि जो मुथूट फाइनेंस के शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में लगभग 100% के रिटर्न दिए, जो कि काफी ज्यादा हो जाते हैं। सेम विद आईआईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेल्स में 40% की बड़ी जंप थी, अबीटा में 89% की जंप थी, और वहीं नेट प्रॉफिट में लगभग 1000% की जंप थी, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाता अपने आप में। जैसे मैंने बताया, जब आरबीआई ने इन पर बैन लगाया था 2024 में, यहाँ पर कोई भी ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, ये बस मार्जिन में इन्होंने बीट किया था। जब इन पर बैन लगा था 6% के मार्जिन रह गए थे इनके दिसंबर क्वार्टर में, जो कि दिसंबर 2025 में बढ़ के 21-22% हो गए। इनके इस कारण से इतनी बड़ी जंप आपको देखने को मिली रही है।
सो अब बात कर लेते हैं एनवीडिया को रिजल्ट्स को लेकर। कल एनवीडिया के रिजल्ट्स थे और क्या ताबड़तोड़ रिजल्ट्स पेश किए हैं एनवीडिया ने। सो आप भी देख सकते हो एनवीडिया का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 73% बढ़ा और वही डाटा सेंटर से आने वाला रेवेन्यू 75% बढ़ा। पहले एनवीडिया का जो मेजर बिजनेस आता था वो गेमिंग से आता था, बट एनवीडिया ने अब अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो अब मेजर जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है वो डाटा सेंटर से आता है। और ग्रोस मार्जिन पर आप नजर डालना, 75% के ग्रोस मार्जिन, मतलब कितना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। इनकी कैटेगरी में कितना ज़्यादा मार्जिन और नेट इनकम भी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग $40 बिलियन की, और वहीं 80% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मतलब क्या इनके रिजल्ट्स हैं, ताबड़तोड़ रिजल्ट्स हैं। सो इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी इतनी ग्रोथ करना अपने आप में काबिलियत तारीफ है, क्योंकि हमारी यहाँ की कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस 1-2% की ग्रोथ दे रही है, तो अब मार्केट उनको इतना ज़्यादा पी क्यों दे, क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे, जब ये कंपनीज एनवीडिया इतने बड़े बेस के होने के बावजूद भी 60-60, 70-70% की ग्रोथ दिखा रही है। तो मार्केट यहाँ पर पैसा लगाएगा। मार्केट क्यों इंडिया में पैसा लगाए जहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है। सो अब बात कर लेते हैं ट्रंप की। सो ट्रंप एक नया बिल लेकर आया जिसके कारण उसका मानना है जो ये डाटा सेंटर्स बन रहे इतनी ज़्यादा स्पीड में यूएसए में, उसके कारण जो आम लोग, जो आम अमेरिकन है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ सकता है। सो उसने कल मीटिंग की है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन के मैनेजमेंट्स के साथ, और उसने, ट्रंप ने कहा है उनको कि वो नए अब पावर जनरेशन के लिए 100% फंड करें उनको, और अपनी खुद की ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और उसको मेंटेन करे, जिसके कारण जो आम अमेरिका का नागरिक है वो सफर ना करे, उसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल एकदम से बढ़ ना जाएं डाटा सेंटर के कारण। और दूसरी चीज उसने कही है कि डाटा सेंटर जहां पर भी लगे हैं ना, वहां पर ही अपने लिए खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करो। न्यूक्लियर एनर्जी से करो, विंड से करो, सोलर से करो, बट वहीं पर करो ताकि आपका जो लोड है वो पुरानी हो चुकी ग्रिड पर, पावर ग्रिड पर ना जाए, जिससे आम नागरिक, आम अमेरिकन बिजली लेता है। और अगर ऐसा करते हैं जो डाटा सेंटर वाले हैं, अगर पुरानी ग्रिड से ही बिजली लेते हैं, तो आम अमेरिकन के लिए बहुत ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ शहरों में अमेरिका में ब्लैकआउट हो सकता है, उनकी बिजली गुल हो सकती है। और इसके लिए ट्रंप ने एक प्रॉपर एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा है द ग्रिड एक्ट। इसके तहत जो भी 20 मेगावाट से ज्यादा नए डाटा सेंटर बनेंगे, उसके लिए उनको खुद से अपनी इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे वो सोलर से करें, न्यूक्लियर से करें, या फिर किसी और चीज से करे, बट उनको खुद से अपना सारा इंतजाम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। और ट्रंप ने जो पुराने डाटा सेंटर ऑलरेडी अमेरिका में चल रही हैं, उनके लिए 10 सालों का टाइम दिया ताकि वो अपनी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बना पाए, इन्वेस्टमेंट कर सके। सो इनफ टाइम मिल गया। सो आने वाला टाइम क्योंकि डाटा सेंटर का है, सो इंडिया भी बहुत ज्यादा डाटा सेंटर को लेकर अग्रसर है, इसके लिए बहुत नई नई स्कीम्स लेकर आ रहा है। बट मुझे लगता है इंडिया को भी एक ऐसा एक्ट लेकर आना चाहिए, क्योंकि डाटा सेंटर के लिए बहुत ही भारी एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, जिसके कारण आम नागरिक ना सफर करे, हमारे यहाँ पर बिजली गुल ना हो, हम भी अपना आराम से जी सके, आम आदमी भी आराम से जी सके। सो इंडिया को भी एक ऐसा एक्ट लेके आने की जरूरत है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।